Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, वेव का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। एक्चुअली हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है साउंड, और इस साउंड को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि साउंड इज अ नॉन मैकेनिकल या मैकेनिकल। किस तरह का वेव है? साउंड इज अ मैकेनिकल wave who transfers energy from source to destination by alternate formation of compression and rarefaction। एक्चुअली उस वक्त जो हम लोग वेव की बात किए थे उसमें ना इसके दो टाइप्स हम लोगों ने देखा था। एक था मैकेनिकल वेव्स, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स, फिर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस चारों टाइप्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था कि यह जो मैकेनिकल वेव्स है वो जब प्रोपेगेट करता है एक पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन तक अगर जाता है तो उस बीच में मीडियम का रिक्वायरमेंट करता है। ड्यू टू दैट रीजन दिस इज नोन एज मैकेनिकल वेव, बट दोज वेव हु डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, दैट वेव इज नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। ऑन द एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स इज लाइट, बट द एग्जांपल फॉर मैकेनिकल वेव्स दैट इज साउंड। तो इस साउंड के इंट्रोडक्शन, इसके जो टाइप्स के वेव के वो सारे हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे जब ट्रांसवर्स वेव की बात की थी तो ट्रांसवर्स वेव के टाइम पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि ट्रांस और वर्स। ट्रांसफर में से वर्ड लिया गया है ट्रांस और रिवर्स में से वर्ड लिया गया है वर्स। यह कहता है कि व्हेन वेव वाइब्रेट्स in perpendicular direction of their propagation, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट कर रहा है या जिस डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर रहा है उसके उस प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो ऑसिलेट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीका से हम लोग करते हैं। ये इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हुए यह वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट करते जाता है। तो देखिए ये जो वेव आप देख रहे हो इसका डायरेक्शन किधर है? मोशन का डायरेक्शन इधर होगा। ये जो डायरेक्शन है ये इसके मोशन का डायरेक्शन है, बट इसके ऑसिलेशन का डायरेक्शन जो है ये देखो यहाँ, ये इसका ऑसिलेशन का डायरेक्शन है अप और डाउन। तो यहाँ दोनों के बीच में कितना एंगल है? ये देखिए ये इस डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन है वो इसके मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। So this type of wave is known as transverse wave. ट्रांसवर्स वेव। और ये ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऐसा ही साउंड को समझ लेना है ट्रांसवर्स वेव। साउंड हम लोग ऑलरेडी देख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल कौन सा है? लाइट है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का है उसका एग्जांपल है साउंड। साउंड इज अ मैकेनिकल longitudinal wave, whereas light is a non-mechanical transverse wave। ठीक है, अब यहाँ इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखें। ये जो उससे पहले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना शुरू करता था तो वह अपने मीन पोजीशन, मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा लोकेशन जहां वो हर वक्त जाना चाह रहा है। इट इज ऑलवेज लाइक टू गो और पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज मिड पॉइंट, और उसका वो मीन पोजीशन कहलाता है। तो यह जो मीन पोजीशन है, जैसे अगर हम लोग एक सिंपल बॉब को इस तरीका से अगर हैंड करें और इसे फोर्स देते हैं तो यह मूव करना शुरू करता है। यहां से ये इधर आएगा तो, लेकिन फिर ये रिटर्न होकर के फिर यहीं जाना चाहेगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां आएगा। तो इस टाइप का जो मोशन है इसे हम लोग पेरियोडिक मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो वही चीज यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी चीज को मैं यहां इस ग्राफ पे ड्रॉ किया हूं। इस ग्राफ पे ये मैं बता रहा हूं कि ये जो मीन पोजीशन है यह हमेशा ऑलवेज टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, ये हमेशा क्या है? टू एंड फ्रो। एक पॉइंट है, एक लोकेशन है जिस तरफ ये हमेशा जाना चाहता है। तो इस टू एंड फ्रो मतलब ये इसका यहां जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, यह मीन पोजीशन। तो उस मीन पोजीशन को हमने ना इस लाइन से ड्रॉ किया। ये जो लाइन है यह मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस लाइन है
वो मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, if we are talking about that point and that point is the mean position, so if this object is moving maximum displacement from this point, this is known as amplitude for that। यहाँ मीन पोजीशन क्या है, तो ये लाइन हमारा मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और on the other hand, when object or ball is going in opposite direction, just यहाँ ना इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव अगर लेते हैं, अपवर्ड लेते हैं, तो इसका ये अपोजिट ना निगेटिव ले सकते हैं, इसे बैकवर्ड ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी पर्पस के लिए है। ऐसा नहीं है कि इधर जो इसकी एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी और इस साइड नेगेटिव एनर्जी होगी, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी की कोई बात ही नहीं की जा सकती। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन दैट इज कंसीडर्ड एज द फॉरवर्ड मोशन, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन दैट विल कंसीडर्ड एज द रिवर्स और बैकवर्ड मोशन। ओके, तो यहाँ जिस तरीका से इसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, सिमिलरली दिस पॉइंट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, and this maximum displacement from the mean position is considered as क्या कंसीडर करेंगे इसे, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। ओके, और देखिए जो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे जो रीच किया और इसके बाद यहां से जो यह डाउन होगा, तो यहाँ वही मैक्सिमम पॉइंट तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो द मैक्सिमम हाईएस्ट पीक, ओके, द मैक्सिमम हाईएस्ट पीक is known as crest, okay, and the maximum lowest peak is known as trough, okay। तो crest और trough का यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो गया, crest and trough, इसको हम लोग बोल सकते हैं crest is considered as the maximum highest peak, whereas trough is considered as the maximum lowest peak। मिनिमम लोएस्ट नहीं बोल सकते हैं, मैक्सिमम लोएस्ट पीक, क्योंकि वेव जब भी आएगा तो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच करके फिर वहां से रिटर्न आएगा। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, इसका जो मोशन है अगर ये इधर आता है अपवर्ड कंसीडर करते हैं, तो उसके रिवर्स वाले को हम लोग बैकवर्ड या रिवर्स, इधर फॉरवर्ड इधर रिवर्स, ऐसा कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये क्रेस्ट हुआ, फिर यहाँ ये भी क्या होगा, ये क्रेस्ट होगा। तो हमने ऑलरेडी कहा था कि जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करता है तो इट विल अल्टरनेट फॉर्मेशन, इट विल ऑलवेज फॉर्म अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रॉफ, वन क्रेस्ट द ट्रॉफ, वन क्रेस्ट फिर ट्रॉफ। या हम लोग यहाँ पर जो अभी जो डिफाइन करने जा रहे हैं उसे इस क्रेस्ट मतलब कंटिन्यूअस क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रॉफ, यहाँ ट्रॉफ है तो ये ट्रॉफ, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रॉफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कंटिन्यूअस, इसे बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ट्रॉफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉफ इज नोन एज वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ओके, अब देखिए यहाँ ये जितने भी है, जैसे यहाँ O से चलना शुरू किया, ठीक है, ए पॉइंट जो है वहां मैक्सिमम हाईएस्ट पीक पे पहुंचा, फिर बी पॉइंट मीन पोजीशन से क्रॉस किया, फिर सी पॉइंट लोएस्ट पीक पे पहुंचा,
और फिर डी पॉइंट पे वह जो है कहां पहुंच चुका है, मेन पोजीशन पर पहुंच चुका है। अब देखिए ओ ए बी सी डी, यहां के बाद आगे जो भी पाथ आएगा वह फिर से रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहां पर हम लोग यह कर सकते हैं, व्हेन पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड गोज टू द फाइनल पॉइंट डी, दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन, दैट इट इज कंसीडर्ड एज अ वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन हम लोग किसको बोल सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द मीन पोजीशन during the given time is known as one oscillation, and after that, after this point D, it will repeat so many times, that is known as vibration. Okay, and इसे ही हम लोग आगे, और जैसे vibration, इसी को अभी यहाँ जो टर्म है vibration बोलिए और oscillation बोलिए और periodic motion बोलिए, ये सारे के सारे जो है सो एक ही वर्ड है, सबके मीनिंग मतलब एक ही, ठीक है। तो ये जो मूव किया ओ से स्टार्ट किया और डी तक जो आया, इसे हम लोग एक ऑसिलेशन बोलते हैं। और यह ऑसिलेशन हम लोग यहां पर बोले कि टाइम पीरियड को पहले डिफाइन करें। टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, और इट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस कर रहा हो, ऑसिलेटरी मोशन में प्रोपेगेट कर रहा हो, उसके द्वारा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लिया गया टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी एंड इट्स यूनिट विल बी सेकेंड। ओके, तो यहां ओ से डी तक पहुंचने में जितना टाइम लेगा उसे इस वेव का टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम ओ टू डी इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी एंड इट्स यूनिट विल बी सेकेंड। ओके, टाइम पीरियड के बाद आ जाइए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ और न्यू से भी डिनोट करते हैं। न्यू द भी टाइप का लिखा जाता है, बट इसे ऊपर थोड़ा सा टर्न करके एक सिंबल जहां मैंने किया इस तरीका से रहता है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, जो ऑसिलेशन हम लोगों ने देखा, या ऑसिलेशन ओ से डी तक जो पहुंचा है, हो सकता है यह 1 सेकेंड में 10 बार हो जाए, क्योंकि वेव बहुत ही फास्ट वेलोसिटी से प्रोपेगेट करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यह वेव 1 सेकेंड में जितनी बार ऑसिलेट करते हैं, अगर 10 बार ऑसिलेट कर दिया तो उसकी 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 50 टाइम्स ऑसिलेट किया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन ट्रांसवर्स वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो वेव है हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली इस तरीका से लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/T। अगर किसी वेव का टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, जस्ट रेसिप्रोकल उसका निकाल दीजिए 1/T, वह आ जाएगा, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वह हर्ट्ज होता है, एच जेड से डिनोट करते हैं। ओके, अभी तुम्हारे इस टॉपिक के लिए इतना ही काफी है। इस चीज को जो जितने भी टर्म अभी हमने देखा है यहाँ पर, चाहे एम्पलीट्यूड हो, वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी हो, टाइम पीरियड हो, क्रेस्ट हो, ड्रॉप हो, कॉम्प्रेशन हो, रेयरफैक्शन हो, इन सभी टर्म को अपनी नोटबुक में क्लियरली इसके डेफिनेशंस को नोट डाउन करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।